अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रिटिकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की, जिसमें से हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च को कैसे क्रिटिक करते हैं, उसमें से क्या-क्या गलतियां निकाल सकते हैं या किस-किस तरीके से उसको क्रिटिक किया जाता है, उसकी बात की थी। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक की बात करेंगे और फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकिंग क्वालिटेटिव रिसर्च को आप कैसे क्रिटिक कर सकते हैं या उसमें किस-किस तरह की जो है वो तनकीद हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? सबसे पहले उसमें रिसर्च क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि भई आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? आपका टॉपिक क्या है? आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? एज़ इट ओपन एंडेड और एम्ड एट एक्सप्लोरिंग फिनोमेना, जिस तरह हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ये होता है कि भई आप लोगों में उनके स्टोरी सुनते हो, उनके फिनोमेना को, वो उनके किसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, इमोशंस, मीनिंग्स, पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च उस चीज़ के ऊपर फ़ॉल नहीं कर रहा या उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ही आपका वो मतलब क्रिटिक हो जाएगा, तनकीद, ठीक है? अच्छा, अगर उनके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? तो फिर आप ओपन एंडेड सवाल कर रहे हो, क्लोज़ एंडेड कर रहे हो, क्योंकि क्लोज़ एंडेड ज़्यादातर अक्सर क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, ओपन ओपन एंडेड में नहीं होते, ठीक है? क्वालिटेटिव में नहीं होते, क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड सवाल होते हैं, ठीक है? तो आप उनको समझने के लिए ओपन एंडेड ये होता है कि जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको पूरी कहानी बता देंगे, हाँ ना में जवाब नहीं देंगे बल्कि पूरा डिटेल बता देंगे, ठीक है? फिर स्टडी डिज़ाइन ये होता है कि आप जो है वो किस तरह का स्टडी डिज़ाइन यूज़ करते हो, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वो जो पहला चैप्टर पढ़ा था, फिनोमिनोलॉजी पढ़ा था, एथनोग्राफी पढ़ा था, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके पढ़े थे कि उसमें से आप कौन-सा तरीका यूज़ करते हो, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देख लीजिएगा, पता चलेगा कि उसमें तरीके कौन-कौन से थे, ठीक है? फिर सैंपलिंग आता है, सैंपलिंग में आप ये देखते हो कि आप जो है वो किन-किन लोगों से डेटा लेते हो और इज़ पर्पसिव सैंपलिंग यूज़्ड, यानी जिन लोगों को आप देखना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को जो कैंसर था, अभी वो रिकवर हो गए, तो आप उसमें अपने रिसर्च में सारे के सारे कैंसर वाले लोग ही इंक्लूड करोगे, ठीक है? जो आपका पर्पस है। तो यही होता है कि आपने सैंपलिंग जो की है सारा उन्हीं लोगों से किया है जो आपके रिसर्च के अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है? और वाज़ सैचुरेशन अचीव्ड, सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपने उनसे इतना सारा डेटा ले लिया था कि फिर आपको और डेटा की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या आप उस स्टेज पे पहुँच गए थे कि आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया था या फिर आपने 1-2 बंदों से डेटा लिया और फिर छोड़ दिया, ठीक है? तो ये चीज़। फिर नंबर 4 जो है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन यानी आपने डेटा लिया कैसे? इंटरव्यू लिया, ग्रुप्स से बात की, ऑब्ज़र्व किया उनको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने की और वो सही थी या नहीं थी। फिर डेटा एनालिसिस, आपने जब उनसे डेटा लिया फिर आपने उनको एनालाइज़ किया, जिसको हम थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं। ये भी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च वाले उसमें पढ़ा था। थीमेटिक एनालिसिस ये होता है कि आप देखते हो कि सब लोगों के स्टोरीज़ में कौन-सी बात या कौन-सी चीज़ कॉमन है, ठीक है? तो आपका थीम बन जाता है कि आप रिज़ल्ट में फिर शो कर सको कि भई ये लोग जो थे इन्होंने, इसने भी बात कही, इसने भी बात कही, इसने भी कही, 4-5 लोगों ने सेम चीज़ कही। तो मतलब जो भी इस प्रोसेस से गुज़रते हैं तो वो ये चीज़ फ़ील करते हैं। जो भी कैंसर के से गुज़रते हैं तो उनको मौत का डर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 5 लोगों से आपने इंटरव्यू लिया और पाँचों ने ये बात की कि बस मुझे लग रहा था ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पाँचों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बात की, तो आपके पास एक थीमेटिक वो आ जाता है कि हाँ, मतलब सबके साथ ये डर होता है, ठीक है? फिर आप जो है कंटेंट एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि आपने जो डेटा लिया है वो ठीक है या नहीं है, अनदर मेथड यूज़ या फिर दूसरा कोई तरीका आपने यूज़ किया, ठीक है? फिर आप आते हो ट्रस्टवर्दीनेस पे। ट्रस्टवर्दी मतलब कोई चीज़ एतमाद के काबिल है या नहीं है, आपने जो डेटा लिया वो बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी में आप ये देखते हो कि भाई आपका डेटा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ट्रस्टवर्दी है कि जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें कि हाँ, आपने काम ठीक किया है, ठीक है? दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि आप जो है
इसको किसी और चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने अगर 5 लोगों से इंटरव्यू लिया है, तो आपका क्या ख़्याल है कि 50 लोगों से इंटरव्यू लोगे, तो वो भी सेम चीज़ कहेंगे या 500 लोगों से लोगे? ठीक है, यानी जनरलाइजेशन की जिस तरह हम बात करते हैं ना, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी मतलब आपने अपना काम सही तरीके से किया था, क्या आपने इंटरव्यू प्रॉपर लिए थे, क्या आपने उनकी बात पूरी तौर पर सुनी थी, ठीक है। एंड कन्फर्मेबिलिटी यानी आपके रिजल्ट्स कंफर्म है, आपने जो जो लिया वो ठीक था, या आपने उसमें जो है कुछ गलत चीज़ें भी काउंट की है, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं डिस्कशन इन कंक्लूजन पे। डिस्कशन कंक्लूजन पे लास्ट में वीडियो में हमने बात की थी कि आपका जो कंक्लूजन है, जो आपका रिजल्ट है, वो आपके पूरे रिसर्च के साथ मैच करता है, या उसका एक रिफ्लेक्शन, एक कंक्लूजन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि क्वालिटेटिव स्टडी को, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वालिटेटिव स्टडी है, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर्स ऑफ पेशेंट्स विद डिमेंशिया, मतलब ऐसे लोग जो डिमेंशिया के पेशेंट को केयर दे रहे थे, 10 12 या 15 नर्सेज है जो डिमेंशिया यानी जिसकी यादाश्त चली गई है, ठीक है, उनको केयर दे रहे थे। तो आप उनसे डेटा लेते हो, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हो कि ऐसे पेशेंट को जब आप केयर दे रहे थे तो आपने क्या फील किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक फॉर एग्जांपल एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो आप स्टडी डिज़ाइन क्या बनाओगे, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड लाइव्ड एक्सपीरियंस या लिव्ड एक्सपीरियंस। मतलब आप देखते हो फिनोमिना, समझते हो ना, एक प्रोसेस समझते हो कि जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, नर्सेज ने 15-20 नर्सेज ने, ठीक है, आप उनको समझते हो, तो ये आपका फिनोमिनोलॉजी है, ठीक है। फिर आप आते हो सैंपल। सैंपल यानी कि किन किन से आप डेटा लेते हो, 15 लोग हैं, उनको आपने इंटरव्यू किया, ठीक है, जो मतलब वही लोग थे जिन्होंने डिमेंशिया के पेशेंट का केयर किया था, तो ये आपका पर्पस है, मतलब पर्पसफुल है, ठीक है। इसी तरह पर डेटा कलेक्शन, आपने सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू किया। सेमी स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उनसे सवालात पूछते हैं, लेकिन वो आपको हाँ ना में नहीं देता जवाब, वो आपको मतलब पूरा मतलब खुल के जवाब देता है, लेकिन इसमें आप अपने टॉपिक से हटते नहीं हो कि उसने शुरू किया और बस वो बोलता ही जा रहा है और आप सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ आप हाँ ना में जवाब लेंगे, कुछ उनसे आप चीज़ें पूछेंगे तो आपको खुल के बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आप टॉपिक से नहीं हटते हो, जो आपने सवालात लिखे हैं, जो आपने पूछना है वो आप पूछ लेते हो, ठीक है पूरा। तो इसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अच्छा, फिर डेटा एनालिसिस में अब थीम, वही बात कि भाई सबका थीम क्या है, सबने कौन सी बात कॉमन की है, वो जो पिछली स्लाइड में हमने बात की। फिर क्रिटिक में आता है कि भाई डिड द रिसर्चर अचीव डेटा सिचुरेशन, यानी आपने इतना सारा डेटा ले लिया कि आप सिचुरेशन पे पहुंच गए, यानी आपके पास काफ़ी सारा डेटा आ गया, मज़ीद आपको नीड नहीं थी, ठीक है। फिर नंबर 2, ये एक आपसे क्रिटिक हो सकता है। दूसरी चीज़, हाउ डिड द रिसर्चर इंश्योर क्रेडिबिलिटी, आप अपने डेटा को क्रेडिबल कैसे बनाओगे। आपने शायद फॉर एग्जांपल जो 15 लोगों का डेटा लिया, उनसे इंटरव्यू लिया, आपने उसको लिखा, फिर आपने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, कि मेरे ख्याल से ये होता है, या फिर उन नर्सेज ने जो है ये बोला तो इनका रिजल्ट ये आया। क्या आपने वो रिजल्ट उनको दिखाया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई ऐसा ही था, क्या वो क्रेडिबल थे, क्या उन्होंने वो चीज़ कम कंफर्म की है, ठीक है, मतलब आपके बात के साथ एग्री किया है जिनके ऊपर आपने रिसर्च किया, ठीक है। दूसरी चीज़ रिफ्लेक्सिविटी का बताया। रिफ्लेक्सिविटी मतलब रिफ्लेक्शन, आप किसी भी रिसर्च में अपने ख़यालात नहीं वो डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप अपना ओपिनियन नहीं डाल सकते हो किसी भी रिसर्च में, ठीक है? क्योंकि रिसर्च आप लोगों के ऊपर कर रहे हो, तो जो लोगों का राय होगा या लोग जो बताएँगे, आप उसी चीज़ को फ़ॉलो करोगे और वही लिखोगे। अपनी तरफ से आप कोई भी बात विदाउट एनी प्रूफ नहीं लिख सकते। इस चीज़ को रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी यानी आप अपने रिफ्लेक्शंस, अपने फीलिंग्स किसी के ऊपर नहीं हावी होने देते बेसिकली रिसर्च में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव में हम जनरलाइज करते हैं चीज़ को। 5 लोगों से या 500 लोगों से आपने डेटा लिया, तो आप कहते हैं कि ये चीज़ 5000 लोगों में भी ऐसी ही होगी, ठीक है।
तो ये क्या होता है, आपकी जनरलाइजेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव में आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, नंबर्स, मेल फीमेल, बीमारी से पहले बीमारी के बाद, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ज़्यादातर इसका डेटा न्यूमेरिकल होता है, यानी कि नंबर में होता है। क्वालिटेटिव आप डेप्थ में जाते हो, आप स्टोरीज, मीनिंग्स, पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें समझते हैं। क्वांटिटेटिव का एग्जांपल बताया हुआ है कि आप रेट ऑफ स्टेटिस्टिकल डेथ, मतलब दोनों में जो आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हो रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव में आप वही इमोशनल चीज़ें और डिफरेंट, मतलब कहानियाँ समझते हैं। ओके, फिर कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं, गलतियाँ क्या हो सकती हैं जब आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो बहुत ही कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं। जैसे क्वांटिटेटिव में बताया हुआ स्मॉल सैंपल साइज, जो आप रिसर्च कर रहे हैं शायद आप 5-10 लोगों पर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सैंपल साइज कम होता है। तो 5-10 लोगों पर तो आपकी रिसर्च हो जाएगी, लेकिन वो इतनी क्या कहते हैं, क्रेडिबल नहीं होती, ठीक है। आप उसको ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जा सकते, या उसको वो भी रिजेक्ट भी हो सकता है। शायद 5 लोगों में वो चीज़ हो, लेकिन 50 लोगों में नहीं हो, या 500 लोगों में नहीं हो, ठीक है। तो वो आपकी जो रिसर्च है वो जनरलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये कि आप उसको हर बंदे के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, अक्सर हम जो हमने पहले बात की थी कि कंफाउंडिंग वेरिएबल जो बीच में चीज़ आती है और हम उसको इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि स्ट्रेस कॉफ़ी की वजह से ज़्यादा हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जॉब स्ट्रेस हो तो वो कॉफ़ी पियेंगे, जिनको कोई दूसरा घर का इशू हो तो वो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों को स्ट्रेस होगा तो वो कॉफ़ी पियेंगे, या कॉफ़ी पीने से स्ट्रेस होता है, शायद वो किसी और वजह से हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कंफाउंडिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हो, और आपको अक्सर मतलब वो नहीं नज़र आते हैं, ठीक है। या फिर मिस यूज़ ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट, आप कोई भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट गलत अप्लाई करते हो, जो आप गलत टेस्ट अप्लाई करते हो, फिर आपके पास रिजल्ट गलत आता है, ठीक है, तो आपकी रिसर्च जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप जो है क्या करते हैं, लेक ऑफ डेटा सिचुरेशन, यानी आप प्रॉपर डेटा नहीं लेते हो, आप जो है वो 2-3 लोगों से बात कर ली, इंटरव्यू ले लिया, बात खत्म, ठीक है, हालांकि लेना आपको 10-12 लोगों से है, ठीक है। इसी तरह वीक थेमेटिक एनालिसिस, आपने उनके इंटरव्यू को प्रॉपरली डेप्थ में नहीं लिया, बस ऐसे ही कुछ चीज़ें पूछ ली और अपना जान छुड़ाई का काम कर लिया, ठीक है। पुअर पार्टिसिपेंट, ये कि आपके जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट है वो ठीक नहीं है। आपने जिन लोगों से डेटा लेना है वो आपका हेल्प नहीं कर रहे, वो आपके साथ आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे, या आपकी जो है वो आपके रिसर्च के लोग ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है वो आपने करनी है, तो पुअर पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में वही इनएक्यूरेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आपने एक चीज़ को है एक तरह, लेकिन आपने उसको गलत समझा, तो जब आपने उसको गलत समझा तो आपके पास उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिटिक का नर्सिंग प्रैक्टिस में, यानी जब आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिटिक करते हैं तो उसका नर्सिंग को क्या फ़ायदा है। पहली चीज़, इन्फॉर्म पेशेंट्स केयर स्ट्रेटजीज, यानी इससे आपको पेशेंट के केयर में बेहतरी आ सकती है कि भाई आप जब रिसर्च करेंगे और क्रिटिक रिसर्च आपके सामने कोई चीज़ आई है, ठीक है, कि रिसर्च ये कह रहा है कि इस तरह करना है। अब आप उसके ऊपर जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि भाई रिसर्च ये क्यों कह रही है, या इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब वो बिल्कुल घूम क्या कहते हैं, अंधाधुन नहीं चलना ना, ठीक है। आप किसी चीज़ को बिल्कुल ऐसे नहीं फॉलो करते हो जिसका आपको कोई पता ना हो। तो ये चीज़ आप देखोगे कि रिसर्च ये कह रही है तो क्यों कह रही है, या ये इसके पीछे रीज़न क्या है, रेशनल क्या है। तो जब आपके पास ये चीज़ होगी तो आपका पेशेंट केयर जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब आप किसी रिसर्च के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है। आपके पास कोई न्यू टेक्निक आता है नर्सिंग में, फॉर एग्जांपल बेड सोर के हवाले से कोई चीज़ आ गई कि आप बेड सोर को कैसे रोक सकते हैं, कोई नया तरीका, तो आपने पढ़ लिया तो सीधा सीधा आप अप्लाई नहीं करते हो, फिर आप उसको देखते हो कि भाई ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्या है।
तो आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, जो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं आपकी लर्निंग होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, नंबर 3 सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं और कोई भी न्यू काम करते हैं, तो आप ज़ाहिर है रिसर्च देखेंगे तो आपके पास एविडेंस होगा। जब आपके पास एविडेंस होगा तो एविडेंस और आपके स्किल्स ये आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत बेहतर बनाएंगे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में एवेलुएटिंग रिसर्च बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, यानी आपको कुछ बताया गया कि भाई कल से हम कोई नया तरीका अप्लाई करेंगे बेड शोर के लिए या फिर मेडिसिन के लिए या फिर इस तरह कोई दूसरी चीज़, ठीक है। तो आप उसको सीधा सीधा अप्लाई नहीं करेंगे, आपको बताया कि अप्लाई करना है तो करना है। आप उसको देख रहे हो कि भाई उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो आपके पास स्किल्स भी होंगे, एविडेंस बेस्ड नॉलेज भी होगी, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। सो इसीलिए आपको जो है वो नर्सिंग में फ़ायदा होगा क्रिटिक का बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।